Hi everyone. So let me take you through the next part of Homecoming. We have so far covered where Pathik has gone to his mama's house and how his mommy did not like the entire thing that Bishember got Pathik without taking her consent, and it was so irresponsible of Bishember to get a boy of 14 years. So till here we had finished it. Now I am going ahead and taking you guys through the next part. So that is the part 2. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. He is neither ornamental nor useful. It is impossible to shower affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. So यहाँ पे बोलना यहाँ पे 14 ईयर्स का मतलब ये जो 14-15 ईयर्स के जो लड़के होते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको दिखाया है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ अलग सा ही होता है. फॉर देम इट इज़ कम्प्लीटली ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. कोई उनको ठीक से अफेक्शन नहीं दिखाता है उनकी तरफ, बिकॉज देयर आर क्वाइट फ्यू रीजन्स बिहाइंड इट. तो क्या होता है 14 ईयर्स में हम लोग एज वी ऑल नो कि डिफरेंट चेंजेस होता है, बी इट आवर वॉइस और बी इट विद आवर फेशियल अपीयरेंस. सो बहुत कुछ चेंज होता है, और ऐसा होता है कि 14 ईयर्स का लड़का इतना सारा चेंजेस लेके ही डजंट लुक सो अट्रैक्टिव एज वेल. सो ऑर्नामेंटल मतलब अट्रैक्टिव, मतलब इतना अच्छा भी नहीं दिखता, एंड उसका कुछ यूज़ भी नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ नॉट ए मैन, ही इज़ जस्ट ए 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, एंड we cannot make use of him. At the same time, we cannot give him love or affection as a child. And he is in that zone, he is in that phase where he is kind of lost. तो ना तो उसको हम लोग प्यार कर सकते हैं बच्चा समझ के, ना तो उसको बड़ा समझ के हम लोग उससे कुछ बात कर सकते हैं, और ये हमारे सामने घूमता रहता है. वी कैन नॉट इग्नोर हिम ऑल्सो. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन विच ए 14 or 15 years or 13 years old boy goes through. And it is very nicely described by Rabindranath Tagore that what all changes or what all challenges he goes through in this age. If he talks with a childish lisp, he is called a baby, and if he answers in a grown up way, he is called impertinent. तो अगर वो बेबी की तरह बात करता है तो मतलब चाइल्डिश वे में बात करता है तो उसको हम लोग बेबी बोलते हैं कि ये तो बच्चे के जैसा बात कर रहा है. और अगर बड़ों की तरह मतलब बात करना चाहता है तो उसको बोलते हैं अरे ये तो बड़ों की तरह बात कर रहा है. तो उसके लिए चैलेंजेस बहुत सारा है. And I'm sure that everybody will agree with me. If you check with your parents, we all have faced as a man, and then when I was a boy, obviously I also had my own challenges. So I'm sure you guys can relate to it. That what kind of challenges you guys face, because this is something which is happening with you guys at this point of time. So, in fact, any talk at all from him is resented. तो मतलब कोई भी बात कर रहा है उसको हम लोग गलत तरीके से ही लेंगे, या तो फिर बोलेंगे कि तुम बच्चे की तरह बात कर रहे हो, तो फिर बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत बड़े की तरह बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ है. देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज. तो ये जो एज है वो अनअट्रैक्टिव है. ऑब्वियसली ही हैज़ डिफरेंट फेशियल अपीयरेंस, मतलब चेंज हो रहा है, एंड ही इज़ विच इज़ नॉट, और वो ग्रो कर रहा है. सो दिस इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ नॉट अट्रैक्टिव. ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विथ इंडिसेंट हेस्ट. हिज वॉइस ग्रोज हॉरस एंड ब्रेक्स एंड क्ववर्स. हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली. तो बहुत सारा चेंज, उसका वॉइस चेंज हो जाता है, उसका फेस पूरा एंगुलर हो जाता है, धीरे धीरे चेंज होने लगता है, फिर वो फेस दिखने में इतना अच्छा नहीं होता है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses
इन ए बॉय ऑफ 14। तो ये हम लोगों के लिए बहुत आसान है कि बच्चे का जो शॉर्ट कमिंग है, बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो सब इग्नोर करना, लेकिन अगर एक 14 साल के लड़के का ये सब इग्नोर करना, इट इज़ क्वाइट काइंड ऑफ नॉट दैट पॉसिबल। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। जो लड़का होता है वो उसको ही इतना कॉन्शियस फील होता है दैट ही फील्स अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ, मतलब मेरे साथ इतना सारा चेंजेस हो रहा है, वाई एम आई गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ लाइफ। When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence। तो बड़ों के साथ जब वो बात करता है उसको ऐसा लगता है कि मतलब शायद मैं ज़्यादा बोल दिया, या तो फिर ऐसा होता है कि बात ही नहीं कर पाता ठीक से, तो जो भी करता है उसमें ही प्रॉब्लम है। तो उसको लगता है अरे मैं हूँ क्या, मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। It is at this very age when his heart of hearts, a young lad, most craves for recognition and love। तो इसी एज पे वो क्या चाहता है, 14 साल का एक लड़का क्या चाहता है, उसको लोग जाने, उसको पहचाने, उसको रिकग्नाइज करे, उसको माने कि वो भी एक इंसान है, वो भी है, वो भी एग्जिस्ट करता है। और उसको क्या चाहिए, अफेक्शन चाहिए। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड slave of anyone who shows him consideration। और वो उसका एक तरीके का उसके लिए वो डिसाइपल के जैसा बन जाता है, जो उसको थोड़ा अप्रिशिएट करता है, जो उसको थोड़ा कंसिडरेशन दिखाता है। तो उस आदमी के लिए ये जो 14 साल का लड़का है वो एकदम उसका डिसाइपल के जैसा बन जाता है। उसको बस कोई तो मिला जो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कोई तो मुझे मिला जो मुझे रिकग्नाइज कर रहा है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ फेज विच ही गोज थ्रू। But none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy। तो क्या होता है, लेकिन कोई उसको वो अफेक्शन नहीं दिखाता, कोई उसको वो लव नहीं दिखाता, क्योंकि सब लोग सोचेंगे अरे इसको ज़्यादा छूट दे दिया तो ये शायद सर पे बैठ जाएगा, कुछ आज कुछ कहेगा तो कल कुछ कहेगा। सो एवरीबडी वांट्स टू कीप हिम विद इन देयर कंट्रोल। तो उसको मतलब ठीक से वो लोग बात भी नहीं करते उसके साथ। एंड दैट इज़ फॉर नॉट फॉर ओनली पथिक, दैट गोज विथ फॉर ऑल द 14 years old or 15 years old kid boy। So what with scolding and sitting, he becomes very much like a stray dog that has lost his master। If you remember, I have told you, वो खो जाता है। तो क्या होता है, उसको हमेशा उसको स्कोल्डिंग मिल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, उसको लगता है कि एक रास्ते के कुत्ते के जैसा हालत हो जाता है, जिसको मतलब उसको पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। For a boy of 14, his own home is the only paradise. To live in a strange house with strange people is little short of torture। तो उसको क्या लगता है, मतलब 14 साल के बच्चे के लिए, 14 साल के लड़के के लिए उसका घर ही उसका स्वर्ग होता है। लेकिन दूसरे स्ट्रेंज लोगों के साथ जो मतलब थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं, उन लोगों के साथ रहना उसको लगता है कि उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। While the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them। तो क्या होता है, तो कोई तो मेरी तरफ देख ले, मेरी मामी या तो फिर मम्मी भी, कोई तो मेरी तरफ देख ले, ठीक से मुझे देखे, लेकिन उसको ये सब नहीं मिलता। It was anguish to Pathik to be unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion। तो क्या होता है, पथिक को बहुत बुरा लगता है कि मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं तो वेलकम ही नहीं हूँ इस घर में, मुझे क्यों यहाँ पे रखा है, और हर चीज़ पे मुझे डांट पड़ रही है। तो हर कुछ भी करो तो उसको डांट ही पड़ रहा है। If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lesson। तो अगर गलती से उसकी मामी ने उसको कुछ बोल दिया कि तुम ये ज़रा करके दो मुझे, तो वो इतना खुश हो जाता है वो काम करने के लिए कि वो सोचता नहीं है
और इन दैट वे ही जस्ट ट्राइज टू ओवर डू थिंग्स। तो क्या होता है, हम लोग जब ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कोई चीज़ करने के लिए, देन वी ट्राई टू मेक इट परफेक्ट। और जब भी हम लोग परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, व्हाट हैपन्स, वी एंड अप डूइंग सम काइंड ऑफ मिस्टेक। तो पथिक भी वैसा ही मिस्टेक करता है जब उसकी मामी उसको कुछ बोलती है कि अगर ये तुम कर दो मेरे लिए, तो वो ओवरडू, मतलब ही ट्राइज टू ओवरडू थिंग, नॉट बिकॉज ही वांट्स टू ओवरडू, जस्ट बिकॉज ही सो एक्साइटेड कि मेरी मामी ने मुझे बोला तो मुझे करना ही है। और उस एक्साइटमेंट में उससे गलती हो जाता है, तब उसको डांट मिलता है और बोलता है तुम जाके अपना पढ़ाई करो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, सो द cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Pathik so much that he felt that he could hardly breathe। तो उसको इतना टॉर्चर फील हो रहा था, मतलब इतना उसको सफोकेटिंग फील हो रहा था कि उसको मतलब सांस ही नहीं ले पा रहा था वहाँ पे रह के। मतलब इट्स नॉट दैट लिटरल वे ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, बट ही वॉज इन काइंड ऑफ इन सच अ सिचुएशन वेयर ही वॉज फीलिंग अनईजी, सफोकेटेड। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली द पर्सन व्हाट ही इज़। वो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, उसको वहाँ पे रह के ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे। He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely। तो उसको बस बाहर जाना था, ठीक से सांस लेना था खुले जगह पे, जहाँ पे वो यूज्ड टू है। कहाँ पे वो यूज्ड टू है? He is used to the village meadows, he is used to the village atmosphere where he can play, where there is abundant place। तो उसको वो चाहिए था, वो उसको मिल नहीं रहा था। But there was no open country to go to. Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, he would dream night after night of his village home and long to be back there। तो लेकिन कलकत्ता में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो जाके ठीक से उसको वैसा एटमॉस्फेयर में, वैसा एनवायरनमेंट मिले जो वो गांव पे छोड़ के आया है। क्यों? हियर रविंद्रनाथ टैगोर once again gave us a clear understanding how the city life is, how Calcutta as a city works, what kind of buildings are there। So obviously there are high-rise buildings, और तब भी बहुत सारा building था, and then there are walls where he cannot breathe also properly। So और उसको बस घर वापस जाना था। वो हर रात वो सपना देखता था कि मुझे घर वापस जाना है, काश मैं घर वापस जा पाता, मेरी जगह पे जा पाता, मेरे दोस्तों के साथ खेल पाता, और उसी मेडो में, उसी फील्ड में मैं जा पाता जहाँ पे मैं हमेशा से रहता था। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long, the broad river banks where he would wander about the livelong day, singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked। तो उसको बस वो चाहिए था जहाँ पे वो पतंग उड़ाता था खुली मैदान में, जहाँ पे वो कहीं पे भी गाना गाते गाते या तो फिर ज़ोर से बात करते करते, शाउटिंग करते करते जा सकता था, या तो फिर छोटे नदी में डाइव कर सकता था, थोड़ा नहा सकता था जब भी उसका मन करता था। लेकिन यहाँ पे क्या वो कर पा रहा है ये सब? ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट। ही इज़ फीलिंग सफोकेटेड बिकॉज ही इज़ यूज्ड टू ए सर्टेन लाइफ, एंड नाउ ही इज़ बाउंड टू डू व्हाट ही इज़ नॉट यूज्ड टू, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई ही इज़ फीलिंग so suffocated। He thought of his band of boy companions over whom he was despot, and above all, the memory of that tyrant mother of his, who had such a prejudice against him, occupied him day and night। तो उसको बस अपने दोस्तों का याद आ रहा था जहाँ पे वो लीडर था, और यहाँ पे वो उसको कोई पूछता भी नहीं, उसको मतलब कोई जानता भी नहीं है। सो ऑब्वियसली ही इज़ फीलिंग बैड। और उसके ऊपर उसकी मम्मी का भी याद आ रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी जो कुछ जाने बगैर उसके ऊपर उसके भाई मक्खन का साइड ले ली, और कुछ जाने बगैर वेदर
पथिक ने उसको मारा कि नहीं मारा, शी somehow did not like him, तो उसको वो भी बुरा लग रहा था और उसकी मम्मी का बात बहुत याद, मम्मी को बहुत याद कर रहा था वो. The memory of the tyrant mother who had such a prejudice against him occupied him day and night. तो दिन भर वो दिन और रात भर वो वही सोचता था. A kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved, and inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of a calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth, and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. तो उसको वही दिन भर वो वही सोचता था और वही उसको खाए जा रहा था कि मेरी मम्मी ने मुझे निकाल दिया. और जैसे कि एक काफ जो काव का जो काफ होता है वो जब शाम को जब घर वापस आता है, अगर उसकी मम्मी अगर वो कहीं पे खो गया तो उसकी मम्मी को अगर वो नहीं मिला और उसकी मम्मी अगर नहीं मिली तो जैसे वो एक परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है. तो वो वाला एनिमल इंस्टिंक्ट पथिक का भी था कि मेरे लिए ये जगह बना नहीं है और मैं मम्मी के पास जाना चाहता हूँ. उसका वो एनिमल टाइप का इंस्टिंक्ट आ गया. सो हेयर वंस अगेन रविंद्रनाथ टैगोर वेरी वेल कंपेयर्स द सिचुएशन ऑफ द एनिमल इंस्टिंक्ट. एनिमल क्या करते हैं जब छोटा बच्चा होता है, मम्मी नहीं मिलती तो वो हम यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, वो ही बिकम्स रेस्टलेस. सो पथिक सिचुएशन रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ नाइसली कंपेयर्ड विद दैट ऑफ एन एनिमल इंस्टिंक्ट. तो वो भी लॉन्गिंग कर रहा है कि मेरे मम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना. एंड दैट इज़ द थिंग विच वॉज गोइंग ऑन इन हिज माइंड डे इन डे आउट, डे एंड नाइट, एवरी टाइम, विच वॉज प्रेइंग अपॉन हिम. प्रेइंग मतलब वो उसको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, खा रहा था. देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन पथिक. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back. तो वो सबसे अगर बैकवर्ड कोई लड़का है स्कूल में तो वो पथिक है, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता है. और जब भी टीचर कोई क्वेश्चन करता है तो वो ऐसे मुंह खोल के ऐसे देखता रहता है. और अगर जब टीचर उसको मारता है तब वो जैसे गधा अपने ऊपर बहुत सारा बोझ ले लेता है, वैसे ही पथिक भी मार खाते ही रहता है कुछ बोले बगैर. When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. तो जब बाकी सब लोग बच्चे खेल रहे होते हैं तब पथिक क्या करता है, एक खिड़की के सामने खड़े होकर दूर वहाँ जहाँ पे बिल्डिंग्स होता है उसके छत के ऊपर और छत को देखते रहता है. और अगर कोई वहाँ पे खेलने गया, एंड इफ़ बाई चांस ही espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. तो जब भी वो बच्चे को देखता है कि वो छत के ऊपर खेल रहा है तो उसको बहुत दर्द होता है. वो उसको लगता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, मैं तो ऐसा करता था लेकिन अभी कर नहीं पा रहा हूँ. One day he summoned up all his courage and asked his uncle, when can I go home? तो एक दिन पूरा उसका करेज इकट्ठा किया और पूछ लिया मामा को, मामा हम लोग कब जाएंगे घर वापस. His uncle answered, wait till the holidays come. But the holidays would not come till November and there was a long time still to wait. लेकिन हॉलीडेज़ तो अभी नहीं है, नवंबर में है और नवंबर आते आते तो बहुत सारा टाइम है. One day Pathik lost his lesson book. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. तो एक दिन गलती से उसका जो लेसन बुक था वो खो गया. तो लेसन बुक रहते ही वो ठीक से अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहा था. अभी तो लेसन बुक नहीं है तो वो इम्पॉसिबल है, उससे तो नहीं हो पाएगा. Day after day the teacher
would cane him unmercifully. तो टीचर हर दिन उसको मारता था, मतलब कोई काइंडनेस के कोई मर्सी नहीं दिखाता, उसको मारते ही रहता था. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. तो उसका ऐसा हाल हो गया था स्कूल में कि उसका कज़िन भी उसको बोलते थे कि हमें नहीं पता ये कौन है, ये मतलब ये इसको कुछ नहीं आता है. वो उसको और ज़्यादा टीज करने लगे. They began to jeer and insult him more than the other boys. तो बाकी सब लड़के जितना उसको इंसल्ट नहीं करते थे कि तू गांव से आया, तुझे कुछ पता नहीं, तू दिहादी है, उसका जो कज़िन था वो लोग और ज़्यादा करते थे बाकी लोगों से. He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. तो जब उससे नहीं रहा गया तब वो क्या किया, आंट के पास गए, मामी के पास गया और बोला कि मामी मेरा बुक खो गया है. His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy country lout, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" तो जब उसने बोला मामी को, मामी ने उसको डांट दिया और बोला कि तू गांव से आया हुआ लड़का, तुझे इतना पता नहीं, मैं तुझे ये पूरा फैमिली चला के मैं तुझे महीने में 5 बार बुक कहाँ से खरीद के दूंगी, लेकिन 5 बार तो बुक खरीदा ही नहीं. दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट विच हैपेंड. तो उसको डांट पड़ गया, मतलब जो वो कुछ भी करे तो उसको डांट ही पड़ना है. दैट इज़ हाउ हिज कंडीशन वॉज. That night on his way back from school, Pathik had a bad headache with a fit of shivering. He felt he was going to have an attack of malarial fever. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. तो जब वो स्कूल से वापस आ रहा था उसको शिवर हुआ और उसको फीवर आ रहा था, उसको लगा कि मैलेरियल फीवर है, लेकिन वो डर रहा था कि अगर मामी को पता चला तो मामी मुझे फिर बोलेगी ये क्या न्यूसेंस है, ये है, उसको फिर से फीवर हो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता. द नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वॉज नो वेयर टू बी सीन. तो पथिक को नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन सुबह पथिक मिल नहीं रहा था. ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल. तो पूरे नेबरहुड में, पूरे सराउंडिंग में सब ढूंढ लिया, लेकिन पथिक कहीं भी मिल नहीं रहा है, यूजलेस हो गया पूरा सर्च. The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था और जो लोग उसको ढूंढने गए थे वो भी पूरा भीग गए थे एकदम. His one great fear. At last, Bishambar asked help from the police. तो बिशंबर ने क्या किया, जब कोई भी उसको ढूंढ नहीं पा रहा था नेबरहुड में, तब बिशंबर जाके पुलिस में कंप्लेन किया. At the end of the day, police van stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. तो बारिश हो रहा था, शाम के टाइम में अचानक से एक पुलिस वैन आया और घर के दरवाजे के सामने रुका. तभी बारिश तो हो रहा था और पूरा स्ट्रीट्स, मतलब पूरा रोड्स जो था वो फ्लडेड था ऑलरेडी. 2 constables brought out Pathik in their arms and placed him before Bishambar. तो उसको गोदी में उठा के लाए, मतलब उसको पकड़ के और बिशंबर को दे दिया. He was wet through from head to foot. तो उसका पूरा सर से लेके पाँव पैर तक पूरा भिगा हुआ है. Muddy all over his face and eyes flushed red with fever and his limbs all trembling. तो क्या हुआ, उसको बहुत ज़ोरों का बुखार था, पूरा उसका कीचड़ लगा हुआ था पूरा शरीर में, और उसका जो फेस और उसका आंखें था वो पूरा लाल था क्योंकि उसको बहुत फीवर था और वो खड़ा नहीं हो पा रहा था ठीक से. उसका जो लिम्स है वो पैर हिल रहे थे. Bishambar carried him in his arms and took him into the inner apartment. तो बिशंबर ने उसको अपने हाथों में लिया, गोदी में उठाया और उसको अंदर लेके गया. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us. Hadn't you better send him home?" तो जैसे ही उसके मामी को पता चला, शुरू हो गई वो कि अरे ये लड़का तो हमें शांति से जीने नहीं देगा, मतलब इतना ट्रबल कर दे रहा है, हम लोग को इतना परेशान कर रहा है कि उसको तुम घर क्या नहीं भेज सकते. किसको बोल रही थी वो, उसने हस्बैंड को, मतलब पथिक के मामा को. Pathik heard her words and sobbed out loud, "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." तो वो सुन लिया और वो रोते रोते बोला कि अंकल
मैं तो घर ही वापस जा रहा था, वो मुझे खींच के लेके आ गए। The fever rose very high and all that night the boy was delirious. तो फीवर बहुत ज़्यादा हो गया और वो बहुत कांपने लगा, बहुत फीवरिश था पूरा रात वो। Vishwambar brought in a doctor. Pathik opened his eyes flushed with fever and looked up to the ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" तो डॉक्टर को बुलाया विशंबर ने और पथिक ऐसे ही आँख खोला जो पूरा लाल था और छत की तरफ देखते हुए बोला कि ऐसे ही बोला कि मैं क्या हॉलीडे आ गया अंकल, हम लोग क्या अभी जा सकते हैं हॉलीडे, अभी क्या मैं घर जा सकता हूँ? Vishwambar wiped the tears from his own eyes and took Pathik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. तो विश्वम्बर मामा उसको उसके खुद की आंखों से पानी आ गया इसका ऐसा हाल देख के, क्योंकि उसको बहुत बुखार था और वो बस घर जाना चाहता था। तो वो उसके विश्वम्बर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और पूरा रात उसके साथ में ही बैठा रहा। The boy began again to mutter. तो वो ऐसे ही बोल रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था। At last his voice became excited. तो उसका वॉइस थोड़ा एक्साइटमेंट आ गया उसके वॉइस में। Mother, he cried. तो उसकी मम्मी का याद आया होगा। Don't beat me like this, that mother. I am telling the truth. तो वो मम्मी को बोलने लगा this is a phase of hallucination. तो उसको पुराना जो चीज़ है वो याद आ रहा है। तो it is a phase where the person starts hallucinating about the previous incident or maybe the subconscious mind or maybe some incidents which he thinks are happening at this point of time, लेकिन वो शायद नहीं हो रहा था या फिर पहले हो चुका था। तो पथिक को उसकी मम्मी ऑब्वियसली शी वॉज स्कोल्डिंग हिम। तो वो जो पहला वाला इंसिडेंट है वेयर मक्खन टोल्ड दैट पथिक हिट हिम बट ही डिड नॉट hit, and you guys must be remembering that Pathik was not able to take that injustice. तो वो सब उसको फिर से वापस वो hallucinate कर रहा था जब वो उसको fever था, because his mind was in that subconsciousness. तो अभी क्या हुआ उसको, तो वो बोल रहा था mother, he cried, don't beat me like that mother, I am telling you the truth. वो बोल रहा था मम्मी मुझे मारो मत, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें सच ही बोल रहा हूँ। The next day Pathik became conscious for a short time. तो दूसरे दिन उसको फिर सेंस आया थोड़ी देर के लिए। He turned his eyes about the room as if expecting someone to come. तो वो ऐसे चारों तरफ देख के उसने जैसे ऐसे देखा कि वो कुछ किसी को एक्सपेक्ट कर रहा था। किसको एक्सपेक्ट कर रहा? ऑब्वियसली हिज मॉम। तो at last, with an air of disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. तो जब देखा कि कोई नहीं है जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो उसकी मम्मी आई नहीं, तो वो वॉल की तरफ देख के एक ऐसे ही ब्रीथ छोड़ा, डीप साई छोड़ा। विश्वम्बर न्यू दिस थॉट्स, विश्वम्बर न्यू हिज थॉट्स। तो विश्वम्बर जो उसका मामा है उसको पता था वो क्या सोच रहा है, ऑब्वियसली उसकी मम्मी के बारे में ही सोच रहा है। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड व्हिस्पर्ड। तो विश्वम्बर उसका सर के पास गया और बेंड करके वो व्हिस्पर किया, धीरे धीरे बोलने लगा, पथिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, द डे वेंट बाय। तो उसने बोला कि पथिक मैंने तुम्हारी मम्मी को लाने के लिए ऑलरेडी आई हैव सेंट समवन और आई हैव सेंट सम मैसेज। तो मैं बोल के भेजा हूँ, तुम्हारी मम्मी आती ही होगी। तो ऐसे ऐसे करते करते पूरा दिन चला गया। द डॉक्टर सेड in a troubled voice that the boy's condition was very critical. तो अभी क्या हुआ, फिर से डॉक्टर आया, जब उसको देखा तब डॉक्टर ने क्या बोला कि इसका जो कंडीशन है दैट इज़ नॉट गुड, ये और भी क्रिटिकल हो रहा है, मीन्स ही माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ओके, नाउ पथिक बिगेन टू क्राई आउट बाय द मार्क 3 fathoms, by the mark 4 fathoms, by the mark. He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. तो वो अचानक से बोल के उठा by the mark 3 fathom. तो उसको if you guys remember, आप लोगों को पता होगा, हम लोग ये पहले पढ़े थे कि वो कहाँ पे खेलता था, बैंक रिवर बैंक के सामने वो खेलता था। तो वो ऑब्वियसली उसको सुनाई दिया होगा कभी कि जो सेलर होते हैं वो क्या होता है, फैथम से
डेप्थ वो लोग मापते हैं। किसका डेप्थ? नदी का डेप्थ या तो फिर ओशन का डेप्थ। फैथम से वो लोग जानते हैं, क्योंकि while they are anchoring or while they are going, they usually measure the depth of the ocean or the river by fathoms. And fathom क्या होता है? fathom होता है एक unit of length. If I am not wrong, 6 feet is equal to 1 fathom. तो वैसे ही वो लोग मापते हैं 3 fathoms। तो उसको वो हेलुसिनेट कर रहा है कि वो अभी ओशन में है, और वो बोल रहा है कि 3 फैथम बाय द मार्क 4 फैथम। तो उसको लग रहा है कि वो डूब रहा है, और जहाँ पे वो डूब रहा है वहाँ पे इतना पानी है कि उसको वो मापने, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू मेजर इट। तो वो एंडलेस है। अनफैथमेबल मतलब इट्स एन ओशन वेयर इट कैन नॉट बी measured, and that is something which he is hallucinating because he heard when he was, उसको वो सुनने में आया था जब वो अपने गांव में था। एंड नाउ ही इज़ हेलुसिनेटिंग कि वो डूब रहा है और उसको उससे मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इट इज़ सो डीप। दैट मीन्स ही इज़ गोइंग इन टू द डार्कनेस एंड ही इज़ नॉट एबल टू get any kind of support to survive, the literal meaning of it. Later in the day, तब दिन के एंड में पथिक's mother burst into the room like a whirlwind. तो पथिक की मम्मी आ गई एकदम टॉर्नेडो की जैसा, and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. तो वो रोने लगी, ऑब्वियसली मम्मी है, वो रोने लगी, वो चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया. Bishambhar tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, Pathik, my darling, my darling. Bishambhar ने उसको दिलासा देने का he tried to console her, लेकिन obviously a mom is a mom after all, and she will obviously be concerned about her child, and that too when her child is or kid is going through such a trauma or such a critical phase. सो वो इस साइड और इस साइड जाके पथिक को बोल रही थी कि पथिक मेरे बेटे उठो, मेरे बेटे क्या हो गया तुम्हें. पथिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट. तो वो जो मूवमेंट कर रहा था वो हाथ को हिला रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट इन हिज कॉन्शियस माइंड. वो अचानक से बंद कर दिया मम्मी का आवाज़ सुनते ही. His hands ceased beating up and down. He said, "Ah." The mother cried again. और मम्मी फिर से रो पड़ी. तो जब उसके मुंह से आवाज़ निकला आ, तो मम्मी फिर से रो पड़ी. पथिक माई डार्लिंग, फिर से उसने मम्मी ने बुलाया, पथिक मेरे बेटे उठो. पथिक very slowly turned his head and without seeing anybody said, "Mother, the holidays have come." तो किसी की तरफ भी ना देख के वो एक वो अपने सर को स्लोली ऐसे देख के बोली कि मम्मी एट लास्ट हॉलीडे आ गया. सो हेयर रविंद्रनाथ टैगोर, ही इज़ अ मास्टर ऑफ डिस्क्राइबर, दैट ही हैज़ पुट दिस थिंग एज ओपन. नाउ यू कैन टेक इट however you want to take it, that Pathik was happy to see his mother. He recovered and he went back to his village. That is the reason why he said, the mother, the holidays have come. And there is other interpretation of it where Pathik is now above everything and he doesn't have to be bothered when his mother or his uncle will take him, his mama will take him to his village, because he is going to be no more after some time, and he is kind of getting into the darkness of the death, where everything else will be completely irrelevant. बाकी सब कुछ मायने नहीं रखेगा उसके लिए, क्योंकि वो इन सब से ऊपर चला जाएगा, और जब वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा तब वो कहीं पे भी जा सकता है, और वो हमेशा के लिए हॉलीडे में ही जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू few critics, they say that it is the end of the boy, means Pathik उसके बाद मर गया, and then since he is no more, it is like he is not depending on anyone, and he is always in holidays where he for the rest of his when after death he will obviously be holidaying in his own village.
And few critics say that it is because Pathik later on recovered, and then he went back with his mom because he was happy seeing his mom, that he said those words that the holidays have come, because he thinks that now he can get back to his village. So this is the overall understanding of this story. I hope I was able to explain it to you and do justice to this extraordinary story of Rabindranath Tagore, and I hope to come back with one more story or one more poem where I will be clarifying all your doubts, and hope to see you soon, guys. Thank you very much for listening to me.